नोएडा में कर्मचारियों ने आज फिर से प्रदर्शन करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। नोएडा में बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब तक पुलिस ने 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की पहचान हो रही है। पुलिस ने अपील की है कि श्रमिक और कर्मचारी बहकावे में ना आए। पुलिस प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में कुछ जगहों पर आज फिर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। कई उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए। नोएडा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नोएडा में कल हुए बवाल को लेकर जांच तेज हो गई है। श्रमिकों की आड़ में नकाबपोश भी हिंसा में शामिल थे। न्यूज 18 के हाथ एक वीडियो लगा है। इस वीडियो में चेहरा ढककर नकाबपोश हिंसा फैला रहे हैं। पुलिस को अब इन नकाबपोशों की तलाश है। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने नोएडा में फ्लैग मार्च किया। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। नोएडा में जो हालात चल रहे हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग यहां से जारी है। उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ से नोएडा में जो भी घट रहा है उसको देखा जा रहा है। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा में पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। आपके माध्यम से अपील रहेगी कि सरकार की नीयत को देखते हुए, मंशा को देखते हुए और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए अपने अपने कामों पर पीसफुली लौटे। नोएडा औद्योगिक शहर है और जब तक यहाँ पर शांति और अमन चैन बना रहेगा तो उस माध्यम से इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्लरिश करेंगी और उनका काम भी आगे बढ़ता रहेगा। नोएडा में आज हुए प्रदर्शन में घरेलू सहायिका यानी मेड का काम करने वाले शामिल थे। मेड का काम करने वाले अपना मेहनताना बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। नोएडा में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। नोएडा में श्रमिकों के बवाल पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे सरकार का फेलियर बताया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि अपना हक मांगने वालों पर सरकार लाठी चलवाती है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि सरकार की तरफ से सैलरी बढ़ाई गई है। लोगों को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए कुछ शरारती तत्व जो विपक्षी पार्टियों के साथ हैं इसमें शामिल थे। कोर्ट ने क्या बताया, लेबर लॉ क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, अगर उनका पालन किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और महंगाई अगर बढ़ेगी और जनजीवन प्रभावित होगा तो आवाज तो उठाएंगे, और आवाज के लिए बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता तो हमेशा खुला रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये कोई नक्सली या इस तरह की कोई साजिश षड्यंत्र बड़ी नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर जो है वो अपना थोपना चाहते हैं दूसरों पे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस पूरी फेलियर थी। ऐसी एक घटना नहीं है, कितनी घटनाएं। बच्चों नौकरी मांगते हैं उनको लाठी से मरवाते हैं, जो एग्जाम देने वाले बच्चे उनको जेल भेजते हैं। अभी यहीं पर एक बच्चा पुलिस भर्ती की बात उठा रहा था, दरोगा भर्ती की, यहाँ के रक्षा मंत्री से मिलने के लिए आया था, उसको जेल भेजकर उसको बंद करा दिया 151 में। इसी प्रकार हेल्पलाइन में मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन कर रही है बच्चियां, उनको जेल भेज दिया। तो पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार अत्याचार कर रही है। कि प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे वित्त प्रमुख सचिव वित्त जो है उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये बता दिया है कि जो 13,000 से उनकी तनख्वाह 16,668 रुपया कर दी गई है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। इस नाते वो लोग उसमें कुछ शरारती तत्व हैं जो विपक्षी पार्टियों से तालमेल रखते हैं। जब उनकी जो मांग थी, जो उनकी डिमांड थी, उसको सरकार ने पूरा कर दिया।
नोएडा में कल हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैटेगरी के हिसाब से श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी गई है। हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे सीएम योगी ने स्वीकार कर लिया। सीएम योगी के निर्देश पर फौरन एक्शन लिया गया। उसी से जुड़ी ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में कल हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैटेगरी के हिसाब से श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई गई है। हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अनस्किल्ड श्रमिकों को पहले 11,313 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 13,690 रुपए हो गए हैं। वहीं सेमी स्किल्ड श्रमिकों को पहले 12,445 रुपए मिलते थे, अब 15,059 रुपए मिलेंगे। वहीं स्किल्ड श्रमिकों को पहले 13,940 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 16,868 रुपए मिलेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर फौरन एक्शन हुआ है। अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। वहीं मीडिया से बातचीत में नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने कहा कि श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की मांग मान ली गई है। श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में मिनिमम सैलरी में 21% का इजाफा किया है। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होगा, जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर को 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। महीने की 10 तारीख से पहले सभी को सैलरी मिलेगी। नवंबर तक बोनस मिलेगा और ओवर टाइम पर भी डबल पैसे मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ और सहारनपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सीएम योगी ने एसपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उन्हें दलित विरोधी बताया। सीएम योगी ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने और सामाजिक न्याय की दिशा में उनके विजन को अपनाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही 75 जिलों में अंबेडकर की मूर्ति पर छत्र और बाउंड्री वॉल निर्माण का भी ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी ने पूरे यूपी में प्रोग्राम किए। लखनऊ में सीएम योगी ने अंबेडकर महासभा परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, उनका विकास नहीं किया। ये लोग जो घड़ियाली आंसू आज बहा रहे हैं, इनकी वास्तविकता देखो। स्टेट गेस्ट हाउस में महिलाओं के साथ किस प्रकार का बर्बर व्यवहार होता है, समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया। लखनऊ से पहले सहारनपुर में भी सीएम योगी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि सभी 75 जिलों में जहां भी बाबा साहेब की प्रतिमा होगी वहां उसके ऊपर छत्र लगानी और बाउंड्री वॉल के साथ पार्क का सौंदर्यीकरण होगा। हमारी सरकार ने तय किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी होंगी, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है और मूर्ति के ऊपर छत नहीं है, तो सरकार पैसा देकर के इस कार्य को पूरा करने का कार्य करके इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखवाएगी। यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है।
डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी ने बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को राष्ट्र के विकास का आधार बताया। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने और सामाजिक न्याय की दिशा में उनके विजन को अपनाने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अंबेडकर जयंती पर तमाम सियासी दलों ने प्रोग्राम किए। बीएसपी ने लखनऊ समेत पूरे यूपी में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बीएसपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। एसपी और कांग्रेस ने भी बाबा साहब के नाम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर अखिलेश यादव और अजय राय ने बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए। रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सभी सियासी दलों ने अपने अपने कार्यक्रम किए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में केंद्रीय कैंप ऑफिस में अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई और उन्हें नमन किया। बीएसपी के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अनेक संगठन जो मना रहे हैं आज, जो कि किसी टाइम बाबा साहब का फोटो तो क्या, वो उनको देखने से, परछाई से भी डरते थे, वो आज उनके भी सभी दलों, राजनीतिक दलों पर सबसे पहले बाबा साहब की फोटो होती है। लखनऊ में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान अखिलेश के गले में पड़े नीले गमछे ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद अखिलेश बैसाखी मनाने सदर स्थित गुरुद्वारे गए। रास्ते में अंबेडकर जयंती पर भंडारा चल रहा था। अखिलेश ने गाड़ी रुकवाई, भंडारे में पूरी सब्जी और छोले चावल खाए। भारत के इतिहास में इतने राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलकर के एक साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई होगी जितनी मनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम सब मिलकर के चाहते हैं कि संविधान से देश चले। कांग्रेस ने भी अंबेडकर जयंती मनाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय राय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ये जहां पर भी सरकार फेल होती है, वहां कांग्रेस पर तोहमत लगाती है, विपक्ष पर तोहमत लगाती है और कनेक्शन जोड़ देगी, पाकिस्तान से जोड़ देगी। इनका काम है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। जो दलित समाज है, जो दबा कुचला है, उसको लाठी चलवा रहे हैं, उसको आंसू गोली चढ़वा रहे हैं और उसको मरवा रहे हैं। मायावती ने अंबेडकर जयंती पर केंद्र सरकार और विरोधी दलों पर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव और अजय राय ने अंबेडकर जयंती के बहाने बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर योगी सरकार और बीजेपी संगठन यूपी की गांव गलियों से लेकर शहरों, चौक चौराहों तक कई अभियान चला रही है। महिला बिल के समर्थन में माहौल बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। बीजेपी यूपी में जिला, मंडल और बूथ स्तर तक जागरूकता के कार्यक्रम करेगी। अगले साल तक विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे अभियान के बहाने महिलाओं के बीच माहौल बनाने का बीजेपी के पास बेहतर मौका है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संशोधन के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। इस कानून का मकसद 33% महिला आरक्षण लागू करना है। नारी शक्ति अभिनंदन ड्राफ्ट बिल सांसदों को दिया गया। 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर योगी सरकार और बीजेपी संगठन यूपी की गांव गलियों से लेकर शहरों, चौक चौराहों तक कई अभियान चला रही है, जहां बीजेपी मिस्ड कॉल के जरिए आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप से हमें फोन कर रही कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मातृ शक्ति के लिए इतना बड़ा बिल पारित करके दिया है। तो हम लोग केवल यही है, एक नंबर हम लोगों ने दिया है कि आप समर्थन दे रही हो, तो एक नंबर है, इस पे मिस कॉल मारो तो मुझे पता चलेगा कि कितनी बहनों ने समर्थन किया।
बीजेपी ने बिल के समर्थन में माहौल बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। नारी शक्ति वंदन अभियान के जरिए बीजेपी शहर से लेकर गांव तक हर घर पहुंचेगी। योगी सरकार 15 से 18 अप्रैल के बीच विधानसभाओं में नारी शक्ति सम्मेलन करवाएगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसके गेस्ट होंगे। लोकसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति पदयात्रा होगी। विधानसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में होर्डिंग लगाए जाएंगे। 16 से 20 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का यूपी के स्कूलों में विशेष आयोजन होगा। यूपी में 11 जगहों पर विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। हर जगह 5000 से ज्यादा महिलाएं पहुंचेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव है। मिस्ड कॉल के जरिए 20 लाख वोटर्स तक बीजेपी पहुंचेगी। ये सभी बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जाएंगी और बीजेपी के जो बूथ है संगठनात्मक लिहाज से वहां पर जाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताएंगी और किस तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है उसके बारे में बताएंगे। और मिस्ड कॉल के जरिए 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का भी काम करेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आए, जिसमें बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। पीएम मोदी ने रास्ते में पड़ने वाले डाट काली माता मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ। महज 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर अब पूरा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की दूरी अब 6 घंटे से घटकर महज 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती हैं सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेसवे। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेसवे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। वहीं रास्ते में पड़ने वाले डाट काली माता मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। इसके बाद पीएम मोदी रोड शो करते हुए देहरादून के गढ़ी कैंट के मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पहुंचे। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन पर बने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के बीच प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर में रोड शो करते नजर आए। सड़क की दोनों तरफ भारी संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने पहुंचे थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांटने वाले कभी विकास नहीं कर सकते। जिन लोगों ने बांटा है, जो लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, जो लोग अराजकता पैदा करने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रदेश की पहचान पे संकट खड़ा किया था, जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून, मसूरी और चारधाम यात्रा आसान होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे NH और 10 से ज्यादा स्टेट हाईवे से सीधा कनेक्टिविटी होने की वजह से आसपास के जिलों के लोगों को फायदा भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जनता को सौंप दिया है। ये कॉरिडोर उत्तराखंड के साथ उत्तर भारत की कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने वाला है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 28वीं बार देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे, जहां से पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ की लागत से बना 6 लेन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर देश को समर्पित किया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस मेगा प्रोजेक्ट का 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ही शिलान्यास किया था। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो ये है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। तेज रफ्तार, कम समय और विकास की नई दिशा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर भारत की ग्रोथ का सुपरफास्ट कॉरिडोर है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता को संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बिहार विधानसभा में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार भी पहुंचे। सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से एनडीए विधानमंडल का दल का नेता चुन लिया गया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजनीति में ऐसी तस्वीरें शायद कभी कभार ही देखने को मिलती हैं, जब किसी एक पार्टी का कोई नेता और 20 सालों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाला व्यक्ति किसी दूसरे पार्टी से बनने वाले भावी मुख्यमंत्री को इस ढंग से कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, अपने हाथों से माला पहनाए और सामने वाला भी झुककर पांव छूकर आशीर्वाद ले। ये तस्वीर बीजेपी और जेडीयू के बीच मजबूत रिश्ते की निशानी तो है ही, नीतीश और सम्राट की बॉन्डिंग को भी बखूबी बयां कर रही है। मौका था नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए बुलाई गए एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का। विधानमंडल का सेंट्रल हॉल एनडीए विधायकों नेताओं से खचाखच भरा था। जैसे ही शाम के 5 बजे बिहार के कार्यकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सेंट्रल हॉल में एंट्री करते हैं। आगे आगे हाथ जोड़े नीतीश कुमार और उनके पीछे पीछे अब तक साए की तरह चलने वाले सम्राट चौधरी। जैसे ही नीतीश और सम्राट की सेंट्रल हॉल में एंट्री होती है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों ही हाथ जोड़े सबका अभिवादन करते हैं। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। यानी नीतीश कुमार ने बिहार की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दी। अब सम्राट चौधरी के कंधे पर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और तेज चलाने की। वो कितना सफल होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।